मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के बारे में। मतलब जब छपाई का कार्य शुरू हुआ, मुद्रण होने लगा, प्रिंटिंग प्रेस आई, तब उसकी कहानी क्या थी। देखो, मुद्रण क्रांति से क्या आशय है। प्रिंटिंग प्रेस द्वारा पुस्तकें छापने के नए तरीके को मुद्रण क्रांति कहते हैं। जब ये मुद्रण क्रांति नहीं आई थी, प्रिंटिंग प्रेस नहीं बनी थी, छपाई का कार्य मशीनों से नहीं होता था, तो आदमी कैसे लिखता था। आपने आदि मानव की कहानी में पढ़ा था ना, वो अपनी जो चीज़ें लिखनी होती थी तो दीवारों में चित्र बनाते थे, या ताड़ पत्र में, पेड़ों की छाल में, पत्थरों में। कागज़ का आविष्कार भी नहीं हुआ था, ये सब हाथ से लिखे जाते थे। ठीक है। तो उसके बाद देखो, धीरे धीरे जब मुद्रण क्रांति आई तो अब क्या हुआ, समाचार पत्र आदि छपने लगे, नई नई पुस्तकें बनने लगी। तो उसी की कहानी आज इस पाठ में हम पढ़ेंगे। ठीक है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया। जो पुर्तगाली धर्म प्रचारक थे, वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आए थे, तो वो अपने साथ सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस भारत में लेके आए थे। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। ये किसने कहा था, मार्टिन लूथर ने। अब ये मार्टिन लूथर कौन थे। देखो, ये एक धर्म सुधारक थे बच्चों, जिन्होंने कैथोलिक चर्च का तो विरोध किया था और प्रोटेस्टेंट धर्म चलाया था। ये दोनों जो हैं ईसाई धर्म के दो पंथ हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ठीक हो गया। अब है, मुद्रण की पहली तकनीक किस देश में विकसित हुई। ये हुई थी चीन में। जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक डायमंड सूत्र। ये एक एक नंबर का प्रश्न अमूमन बोर्ड परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। केसरी समाचार पत्र का संपादन किसने किया, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है। बंगाल गजट क्या है, यह एक साप्ताहिक पत्रिका है जिसे 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने शुरू किया था। बेलम या चर्मपत्र क्या है, जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह को बेलम या चर्मपत्र कहा जाता है। अब एक था इसमें गुटेनबर्ग प्रेस क्या है। देखो, 1430 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था सबसे पहले। ठीक है। और उसने इसमें क्या लिखा था बच्चों, बाइबिल लिखी थी। 180 प्रतियां बनाने में 3 वर्ष लगे थे उस समय, और इसको बहुत जल्दी माना जा रहा था कि 3 वर्ष में 180 प्रतियां बन गई हैं, क्योंकि हाथ से लिखने में तो बहुत अधिक समय लगता था। ठीक है। अगला है, रस सुंदरी देवी कौन थी। देखो, ये पूर्वी बंगाल के कट्टर रूढ़िवादी परिवार की एक महिला थी बच्चों, जिसने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा। ये छोटी क्लास में एक कहानी आती है। उसके बाद इस महिला ने देखो पढ़ना लिखना ही नहीं सीखा, बल्कि इसने अपनी आत्मकथा भी लिखी कि कैसे इसने पढ़ना लिखा, जिसको उस समय बहुत अधिक पसंद किया जाता था। ठीक है। गीत गोविंद नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे, जयदेव थे। जंगल बुक रूडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी, और परीक्षा गुरु जो थी ये श्रीनिवास दास ने लिखी थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है। देखो, अच्छा, ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था। जब 1857 की हमारी प्रथम क्रांति हुई थी, तो ब्रिटिश सरकार को डर हो गया कि ये भारतवासी अब सब एकजुट होने लग गए हैं। ठीक है। ये किसका प्रभाव हो रहा था, जो प्रेस की स्वतंत्रता थी, संपादन लेखन आदि के द्वारा बड़े बड़े जो हमारे महापुरुष थे उनकी बातें लोगों तक पहुंचने लगी, तो इस पर उन्होंने सीधे प्रतिबंध लगा दिया। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया इन्होंने। और जो संपादक होते थे, अखबार जो निकालते थे, उनको इसके बदले में बहुत बड़ी धनराशि जमा करनी होती थी। और अगर ये राष्ट्रीय सरकार के बारे में कुछ विरोध में लिखते थे, तो इनकी जो धनराशि होती थी वो जब्त कर ली जाती थी। ठीक है। और अखबार को बंद कर दिया जाता था, मशीनें छीन ली जाती थी। ठीक है। ब्रिटिश सरकार को सेंसर पर रोक लगाने की भी बहुत अधिकार इसमें मिल गया था। मतलब अगर कोई चीज़ गलत इनके बारे में लिखी जा रही थी सरकार के बारे में, तो उस हिस्से को ये हटा देते थे। ठीक हो गया। अब इस पाठ का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, दीर्घ उत्तरी 2-3 प्रश्न इस पाठ से आते हैं कि 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर पड़ा, या मुद्रण संस्कृति का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, या मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया। ये प्रश्न अमूमन बोर्ड परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। देखो, अब इनके उत्तर लगभग मिलते जुलते हैं। पहले हम देखेंगे कि गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर पड़ा। देखो, सबसे बड़ा असर तो ये पड़ा कि उनको छापे खाने में काम मिलने लगा अब। ठीक है। राष्ट्रवादी विचारों का रोपण होने लगा।
जातिगत जो भेदभाव थे उसके बारे में इनको अब जानकारी मिलने लगी कि हमारी जातियों का जो भेदभाव किया जाता है ये सही बात नहीं है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों की इनको जानकारी होने लगी गरीब जनता को, और नशाखोरी कम करने या नशाखोरी से क्या नुकसान होता है इसकी जानकारी इनको मिलने लगी। फिर है महिलाओं पर मुद्रण संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा। महिलाएं भी अब देखो इनके बारे में भी पुस्तकें छपने लगी, महिलाओं के बारे में भी। महिलाएं पहले की तुलना में पढ़ने में रुचि लेने लगी। बड़े बड़े शहरों में अब महिलाओं के अलग से विद्यालय भी खोले जाने लगे और इनको पढ़ाया लिखाया भी जाने लगा। उदारवादी जो पति होते थे, वो पिता जो होते थे, महिलाओं के पढ़ाने की व्यवस्था घर पर ही करने लगे। ठीक है, पत्रिकाओं में महिला लेखिकाओं को भी स्थान मिलने लगा। जो पत्र पत्रिकाएं होती थी उसमें भी महिला लेखिकाओं के लेख लिखे जाने लगे और राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास होने लगा। मतलब महिलाएं राष्ट्रवाद के बारे में जानने लगी कि महिला स्वतंत्रता से क्या होता है, देश की आज़ादी का क्या फ़ायदा है। महिला शिक्षा, विधवा विवाह आदि पर भी लेख लिखे जाने लगे और महिलाएं भी अपने अधिकारों को जानने लगी। फिर है इसमें मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया। मतलब देश की जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी मुद्रण संस्कृति से, उससे उसमें क्या फ़ायदा हुआ। मुद्रण द्वारा राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार होने लगा। देखो अब पूरी जनता को उसके बारे में पता चलने लगा कि कैसे हमको आज़ादी की लड़ाई लड़नी है। इसका गुप्त जो संकेत होते थे, कमल का फूल और रोटी, ये सब सूचनाएं किसके द्वारा मिलने लगी। अब लेखन के द्वारा लोगों तक पहुंचने लगी, आम जनता तक। शोषण की आम जनता को जानकारी होने लगी कि अंग्रेज कैसे हमारा भारतीयों का शोषण कर रहे हैं। अब जन जन तक ये बातें पहुंचने लगी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। ठीक है, शिक्षा का प्रचार प्रसार होने लगा, हर वर्ग में जागृति आने लगी। समाज सुधारकों के जो विचार थे वो जन जन तक पहुंचने लगे। कौन थे समाज सुधारक? जैसे भीमराव अंबेडकर थे, पेरियार थे, ज्योतिबा फुले थे। इनके विचार क्या कह रहे हैं, वो देश की आज़ादी कैसे होगी, देश को आज़ाद कराने के लिए ये क्या क्या कार्य कर रहे हैं, इसकी जानकारी सबको होने लगी। और राष्ट्रीय आंदोलन में तीव्रता आ गई। जैसे ही ये मुद्रण संस्कृति बढ़ी, पत्र पत्रिकाओं का लेख होने लगा, तो अब राष्ट्रीय आंदोलन बहुत तेज हो गया। ठीक है, और भारत की जो पहली मूक फिल्म बनी थी बच्चों, इसमें आवाज़ नहीं थी, तो वो थी तुम्हारी राजा हरिश्चंद्र, 1913 ईस्वी में बनी थी। और प्रथम बोलने वाली जो फिल्म बनी थी वो थी आलम आरा। ठीक है, तो ये पाठ आपकी